हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो CRAB 2026 के लिए हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट 70 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे और सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 50 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है कृमि रोग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसे भी क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। तो कृमि के प्रकार कितने बताए हैं आचार्य चरक ने? तो कृमि के 5 प्रकार हैं। कौन सा? मलज हो गया, पुरीषज हो गया, रक्तज हो गया और कफज हो गया। ठीक है, तो इसको आप इस कोड से याद रख सकते हो, MPRK। तो MPRK से याद रहेगा, M से मलज, P से पुरीषज, R से रक्तज और K से कफज। ठीक है, बात करें कृमियों की संख्या तो चरक ने 20 बताया है। ठीक है, और वांगभट ने भी 20 बताया है। तो इनका जो MPRK है चरक और वांगभट का, वो कैसे है? तो 2 5 6 7, 2 5 6 7 करके याद रखना। यानी कि मलज कृमि 2 है, पुरीषज कृमि 5 है, रक्तज कृमि 6 है और कफज कृमि 7 है। ठीक है, तो ये चरक तथा वांगभट के हैं। फिर सारंगधर ने कितना बताया है? तो 3 5 6 7। तो सारंगधर के अनुसार मलज कृमि 3 है, पुरीषज 5 है, रक्तज 6 है और कफज जो है वो 7 बताए गए हैं। फिर सुश्रुत ने क्या बोला है? तो सुश्रुत ने 0776। ठीक है, यानी कि इन्होंने मलज कृमि नहीं बताया है, पुरीषज कृमि 7 बताए हैं, रक्तज कृमि 7 बताए हैं, वह कफज कृमि जो है वो 6 बताए हैं। ये चीज़ याद रखना। फिर नेक्स्ट है चरक संहिता में कृमियों का वर्णन सप्तको गण के रूप में मिलता है व्याधि रूपी अध्याय में। तो चरक संहिता में कृमियों का जो वर्णन है सप्तको गण के रूप में मिलता है व्याधि रूपी अध्याय में। तो कृमियों के हेतु, स्थान व आकृति के विषय में बात कर लेते हैं। जैसे कि मलज जो कृमि होते हैं वो स्वच्छता न रखने के कारण उत्पन्न होते हैं। इसके हेतु क्या है? तो स्वच्छता न रखना। स्थान क्या बताए गए हैं? तो केश, श्रमसु, लोम, लोम में वास करता है। तो केश, श्रमसु और लोम में वास करता है। आकृति क्या बताया है मलज कृमि का? तो अणु, तिल व बहुपादश्य। तो अणु, तिल व बहुपादश्य, ये आकृति बताया। रक्तज कृमि का हेतु क्या है? तो कुष्ठ के समान होते हैं। तो कुष्ठ के समान इसका हेतु है। स्थान जो है वो रक्तवाहिनी धमनियों को बताया गया है। वो आकृति जो है वो अणु तथा वृत्त अपादश्य बताया है। फिर श्लेष्मज कृमि का जो हेतु है वो बताया गया है कि कफवर्धक होता है, मलिन भोजन। ठीक है, तो श्लेष्मज कृमि का जो हेतु है वो कफवर्धक, मलिन भोजन। स्थान जो है इसका आमाशय बताया गया है। आकृति जो है वो पृथु व्रग्न संस्थान व गंडुपदवत होता है। तो पृथु वग्न संस्थान गंडुपदवत होता है आकृति। फिर है पुरीषज कृमि। तो पुरीषज कृमि का जो हेतु है वो श्लेष्मज कृमि के समान होता है। स्थान पक्वाशय है। वो आकृति जो है वो दीर्घाणुष दीर्घाणु अशु संकाशम बताया गया। तो दीर्घाणु अशु संकाशम बताया गया पुरीषज कृमि की आकृति। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसके रूप, नाम व प्रभाव के विषय में। जैसे कि सबसे पहले हम मलज कृमि। तो मलज कृमि का जो रूप होता है वो कैसा होता है? तो कृष्ण व शुक्ल वर्ण का होता है। तो मलज कृमि कैसा होता है? कृष्ण व शुक्ल वर्ण का होता है। इसका नाम क्या है? तो मलज कृमि के अंतर्गत आपका आता है युक्क और पिपलिका। तो युक्क और पिपलिका क्या है? मलज कृमि के अंतर्गत आते हैं। प्रभाव के विषय में बात करें तो मलज कृमि का जो प्रभाव होता है वो कोट, कंडु और पिंडिका। ठीक है, तो प्रभाव क्या है? कोट, कंडु और पिंडिका को उत्पन्न करता है। ये मलज कृमि का प्रभाव है। नेक्स्ट है आपका रक्तज कृमि। तो रक्तज कृमि का जो रूप होता है वो ताम्रवर्ण का होता है। तो रक्तज कृमि का रूप क्या है? ताम्रवर्ण का। नाम के अंतर्गत केशाद, लोमाद व लोमद्वीप, ये क्या है? रक्तज कृमि के अंतर्गत आते हैं। तो केशाद, लोमाद व लोमद्वीप ये रक्तज कृमि है। प्रभाव कैसा होता है? तो रक्तज कृमि का प्रभाव है केश, श्रमसु, नख व लोम। ठीक है, सॉरी, केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौसुराद, औदुंबर और जंतुमाता, ये रक्तज कृमि के प्रकार हैं। तो केशाद, लोमाद, लोमद्वीप, सौरस, औदुंबर और जंतुमाता। प्रभाव के विषय में बात करें तो रक्तज कृमि केश, श्रमसु, नख, लोम तथा पक्ष का नाश करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका श्लेष्मज कृमि। तो श्लेष्मज कृमि का जो रूप होता है वो श्वेत वर्ण का होता है। नाम के अंतर्गत आत्राद, उदराद, हृदयाद, चरु, दर्भपुष्प, सुगंधा, महागुदा, ये क्या आपके श्लेष्मज कृमि के नाम है। प्रभाव क्या है? तो श्लेष्मज कृमि जो है उसका प्रभाव है अंगमर्द, कार्श्य, ज्वर, मूर्छा, छर्दी, छौथू, ये इसका प्रभाव बताया गया है। फिर है पुरीषज कृमि। तो पुरीषज कृमि का रूप कैसा होता है? तो श्वेत, श्याव, नील पित्त होता है। तो पुरीषज कृमि का रूप कैसे है? श्वेत, श्याव, नील पित्त होता है। नाम के अंतर्गत क्या है पुरीषज कृमि का? तो ककेरुक, मकेरुक, ससुरात,
शशुलक, लोलिहा, ये पुरीसज कृमि का नाम है। प्रभाव क्या है पुरीसज कृमि का, तो पुरीस भेद, लोमहर्ष, कार्ड्स, गुद में कंडू, ये पुरीसज कृमि का प्रभाव है। चिकित्सा के विषय में बात कर लें तो चिकित्सा में बताया गया है अपकर्षणे में वादो कृमिणाम भेषजम स्मृता ततो विख्यात प्रकृति निदानस्य च वर्जनम। अपकर्षण यानी कि यंत्र से या हाथ से पकड़कर कृमियों को बाहर खींचना, ठीक है, ये अपने को करना है। फिर चतुर्विध अपकर्षण बताया गया। चतुर्विध अपकर्षण में क्या आता है, तो शिरोविरेचन, वमन, विरेचन तथा स्थापन आता है। तो चतुर्विध अपकर्षण में शिरोविरेचन, वमन, विरेचन तथा स्थापन आता है। फिर प्रकृति विघात, तो प्रकृति विघात में बताया गया है कि कटु, तिक्त, कषाय, क्षार, उष्ण, श्लेष्म, पुरीश प्रत्यनिक द्रव्यों का प्रयोग करना। तो प्रकृति विघात में बताया गया है कि कटु, तिक्त, कषाय, क्षार, उष्ण, श्लेष्म, पुरीश प्रत्यनिक द्रव्यों का प्रयोग करना। इसके अलावा निदान परिवर्जन बताया गया, तो इसमें बताया है यदुत निदान विधौ तस्य विवर्जन, यानी कि कृमि निदान में कथित भावों का परिवर्जन करना, यह निदान परिवर्जन है। चिकित्सकीय योग के विषय में बात करें तो चिकित्सकीय योग में बताया गया कि सुरसादिगण से सिद्ध घृत से स्नेहन, सुरसादिगण से सिद्ध घृत से स्नेहन करना है। तीक्ष्ण वमन, विरेचन, अस्थापन वस्ति का प्रयोग करना है, ये सुश्रुत ने बताया है। इसके अलावा यहाँ पे श्लोक बताया है सुश्रुत ने कि पलाश बीज स्वरस्कल्क व तंडूल अंबुना परिभद्र पत्राणाम छौद्रेण स्वरस पीबते, ठीक है, तो इनका जो है प्रयोग करना है। पलाश बीज स्वरस्कल्क का, तंडूल अंबुना परिभद्र भद्र पत्राणाम छौद्रेण स्वरस पीबते, ये सुश्रुत ने बताया। रक्तज कृमि के निदान के विषय में बात करें तो रक्तज कृमि के यहाँ पे निदान बताया गया कुष्ठ के समान होता है। तो शोणिता जनाम तु खलु कुष्ठेन समान समुत्थानाम, ठीक है, तो शोणिता जनाम तु खलु कुष्ठेन समान समुत्थानाम, ये रक्तज कृमि का निदान है। सुश्रुत ने किक्कीस, कुष्ठ और परिसर्प नामक रक्तज कृमि का वर्णन किया है। रक्तज कृमि जो है वो अदृश्य कहा गया है, तो रक्तज कृमि को क्या है, अदृश्य कहा गया है। सुश्रुत ने केशाद रोमाद कृमियों को असाध्य बताया है। तो सुश्रुत ने केशाद व रोमाद कृमियों को असाध्य कहा है। स्नायु कृमि कफ रक्तज का वर्णन सारंगधर ने किया है। तो स्नायु कृमि कफ रक्तज का वर्णन सारंगधर ने किया है। वांगभट्ट अनुसार मुख उद्गार एवं श्वास में विष्ठा के साथ गंध का कारण पुरीसज कृमि है। तो वांगभट्ट अनुसार मुख उद्गार एवं श्वास में विष्ठा के साथ गंध का कारण पुरीसज कृमि है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा उपसय के विषय में बात कर लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, निदान पंचक के अंतर्गत आते हैं। तो इनके प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको अपन देख लेते हैं। तो 18 प्रकार हैं, आपको पता है उपसय के, चरक ने बताए हैं निदान स्थान में। तो इनके सबसे पहले आपका हेतु विपरीत औषध। तो हेतु विपरीत औषध के एग्जाम्पल क्या है, तो शीत कफत ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध का प्रयोग करना, ये हेतु विपरीत औषध के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो शीत कफत ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध का प्रयोग करना, ये हेतु विपरीत औषध के एग्जाम्पल है। हेतु विपरीत अन्न के एग्जाम्पल क्या है, तो श्रम वातजन्य ज्वर में मांस रस एवं भात का प्रयोग करना। तो हेतु विपरीत अन्न का एग्जाम्पल है श्रम तथा वातजन्य ज्वर में मांस रस एवं भात का प्रयोग करना, ये हेतु विपरीत अन्न के एग्जाम्पल है। हेतु विपरीत विहार के एग्जाम्पल क्या है, तो दीवा स्वप्न से उत्पन्न कप में रात्रि जागरण करना। तो दीवा स्वप्न से उत्पन्न कप में रात्रि जागरण करना, ये हेतु विपरीत विहार का एग्जाम्पल है। इसी प्रकार व्याधि विपरीत औषध के एग्जाम्पल क्या है, तो अतिसार में स्तंभनार्थ कूटज का प्रयोग करना, ये व्याधि विपरीत औषध के एग्जाम्पल है। तो व्याधि विपरीत औषध के एग्जाम्पल है अतिसार में स्तंभनार्थ कूटज का प्रयोग करना। इसी प्रकार व्याधि विपरीत अन्न के एग्जाम्पल है कि अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर का प्रयोग करना। तो व्याधि विपरीत अन्न का एग्जाम्पल है कि अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर का प्रयोग करना। फिर व्याधि विपरीत विहार के एग्जाम्पल है कि उदावर्त में प्रवाहन करना। तो उदावर्त में प्रवाहन करना, ये व्याधि विपरीत विहार का एग्जाम्पल है। फिर इसी प्रकार हेतु व्याधि उभय विपरीत औषध के एग्जाम्पल क्या है, तो हेतु व्याधि उभय विपरीत औषध के एग्जाम्पल है कि वातिक शोथ में वातहर तथा शोथहर दशमूलक वात का प्रयोग करना। तो वातिक शोथ में वातहर तथा शोथहर दशमूलक वात का प्रयोग करना, ये क्या है, हेतु व्याधि उभय विपरीत औषध के एग्जाम्पल है। फिर है हेतु व्याधि उभय विपरीत अन्न का। तो हेतु व्याधि उभय विपरीत अन्न का एग्जाम्पल है कि कब्जन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग करना। तो वात कब्जन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग करना, ये क्या है, हेतु व्याधि उभय विपरीत अन्न का एग्जाम्पल है। फिर हेतु व्याधि उभय विपरीत विहार का एग्जाम्पल है कि स्निग्ध
पदार्थों के सेवन और दिवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रात्रि जागरण करना। तो हेतु व्याधि उभय विपरीत विहार के एग्जाम्पल है कि स्निग्ध पदार्थों के सेवन और दिवा स्वप्न से उत्पन्न तंद्रा में रुक्ष रात्रि जागरण करना। फिर है आपका हेतु विपरीतार्थकारी औषध। तो हेतु विपरीतार्थकारी औषध का एग्जाम्पल है कि पित्तज व्रण में उष्ण उपनाह का प्रयोग करना। तो हेतु विपरीतार्थकारी औषध का एग्जाम्पल है कि पित्तज व्रण में उष्ण उपनाह का प्रयोग करना। फिर हेतु विपरीतार्थकारी अन्न के एग्जाम्पल है कि पैत्तिक व्रण में विदाही अन्न का प्रयोग करना। तो पैत्तिक व्रण में विदाही अन्न का प्रयोग करना, ये क्या है, हेतु विपरीतार्थकारी अन्न का एग्जाम्पल है। फिर हेतु विपरीतार्थकारी विहार के एग्जाम्पल है कि वातज उन्माद में भय दर्शन करना। तो वातज उन्माद में भय दर्शन करना, ये हेतु विपरीतार्थकारी विहार के एग्जाम्पल है। फिर व्याधि विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल है कि छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग करना। तो छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग करना, ये व्याधि विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल है। इसी प्रकार व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न के एग्जाम्पल है कि अतिसार में विरेचनार्थ दूध का प्रयोग करना। तो अतिसार में विरेचनार्थ दूध का प्रयोग करना, ये व्याधि विपरीतार्थकारी अन्न के एग्जाम्पल है। फिर व्याधि विपरीतार्थकारी विहार के एग्जाम्पल है कि छर्दी रोग में वमन कराने के लिए प्रवाहन कराना। तो छर्दी रोग में वमन कराने के लिए प्रवाहन कराना, ये व्याधि विपरीतार्थकारी विहार के एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद में हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल है कि प्लुष्ट अग्निदग्ध में उष्ण अगरू का लेप व प्रतिविष चिकित्सा करना। तो हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी औषध के एग्जाम्पल है कि प्लुष्ट अग्निदग्ध में उष्ण अगरू का लेप व प्रतिविष चिकित्सा करना। इसी प्रकार हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी अन्न का एग्जाम्पल है कि अन्न का एग्जाम्पल है कि मद्यपान जन्य मदात्य में मदकारक मद्य का पान करना। तो हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी और अन्न के एग्जाम्पल है कि मद्यपान जन्य मदात्य में मदकारक मद्य का पान करना। फिर हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी विहार के एग्जाम्पल है कि व्याम जनित समूढ़वात में जल में तैरना। तो हेतु व्याधि उभय विपरीतार्थकारी विहार के एग्जाम्पल है कि व्याम जनित समूढ़वात में जल में तैरना। फिर त्वचा की संख्या के विषय में बात कर लेते हैं। तो त्वचा की जो संख्या है वो चरक, अष्टांग संग्रह व कश्यप ने 6 बताया है। तो चरक, अष्टांग संग्रह व कश्यप ने त्वचा की संख्या 6 बताया है। सुश्रुत, अष्टांग हृदय, सारंगधर व आधुनिक के अनुसार त्वचा की संख्या 7 है। तो सुश्रुत, अष्टांग हृदय, सारंगधर, आधुनिक के अनुसार त्वचा की संख्या 7 है। नाम व स्थान के विषय में बात कर लेते हैं। तो पहला है उदकधरा। तो उदकधरा के स्थान है उदक का धारण व त्वचा के वर्ण की प्रतीति होना। तो उदकधरा का स्थान क्या है, तो उदक का धारण और त्वचा में वर्ण की प्रतीति होना। रक्तधरा, तो रक्तधरा का स्थान है रक्तवाहिनियों का स्थान है, ठीक है। फिर तृतीय जो त्वचा है उसका स्थान क्या बताया गया है, तो सिद्म किलास का स्थान है। तो सिद्म किलास का स्थान है तृतीय त्वचा का। चतुर्थ त्वचा के स्थान क्या है, तो दद्रुकुष्ठ का स्थान है। तो चतुर्थ त्वचा के स्थान क्या है, दद्रुकुष्ठ का स्थान है। पंचम त्वचा के स्थान क्या है, तो अलजी व विद्रधि का स्थान है। तो पंचम त्वचा के स्थान क्या है, अलजी विद्रधि का स्थान है। षष्टम त्वचा का क्या है, तो लाल काली स्थूल मूल वाली फुंसियों का स्थान है और कट जाने पर तमह प्रवेश होता है। तो षष्टम त्वचा का स्थान क्या है, तो लाल काली स्थूल मूल वाली फुंसियों का स्थान है, वो कट जाने पर तमह प्रवेश होता है। फिर त्वचा का वर्णन सुश्रुत ने रस धातु से बताया है, ठीक है। तो सुश्रुत ने क्या बताया है, तो त्वचा गर्भाशय में शुक्र शोणित के पचने पर उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना। क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो इसके प्रमाण व स्थान से आता है। जैसे कि सबसे पहले है अवभासनी। तो अवभासनी का जो प्रमाण है वो व्रीहि प्रमाण कितना बताया है, 1/18 भाग ऑफ व्रीहि। तो 1/18 भाग ऑफ व्रीहि, ये जो है इसका प्रमाण है। स्थान क्या बताया गया है, तो अवभासनी के स्थान है सिद्म, पद्मकंटक, छाया, वर्ण, ठीक है। तो अवभासनी के स्थान है सिद्म, पद्मकंटक, छाया, वर्ण। फिर है लोहिता। तो लोहिता का जो प्रमाण है वो 1/16 व्रीहि बताया गया। तो लोहिता का जो प्रमाण है 1/16 व्रीहि बताया गया है। स्थान जो है तिल, कालक, न्यक्ष और व्यंग बताया गया। तो स्थान जो है तिल, कालक, न्यक्ष और व्यंग बताया गया। फिर है श्वेता। तो श्वेता का जो प्रमाण है 1/12 व्रीहि है। स्थान चर्मदल, अजगल्लिका व मशक बताया गया। तो स्थान चर्मदल, अजगल्लिका व मशक बताया गया। नेक्स्ट है आपका ताम्र। तो ताम्र का प्रमाण 1/8 व्रीहि है। स्थान किलास कुष्ठ, ठीक है, विविध किलास कुष्ठ बताया गया। नेक्स्ट है वेदनी। तो वेदनी का जो प्रमाण है वो 1/5 व्रीहि है। स्थान कुष्ठ व विसर्प बताया गया। तो वेदनी का जो प्रमाण है 1/5 व्रीहि है। स्थान कुष्ठ और विसर्प बताया गया।
नेक्स्ट है रोहिणी। तो रोहिणी का प्रमाण एक व्रीहि है। स्थान अपची, अर्बुद, ग्रंथि, श्लीपद, गलगंड व गंडमाला बताया गया है। तो रोहिणी का प्रमाण एक व्रीहि है। स्थान अपची, अर्बुद, ग्रंथि, श्लीपद, गलगंड व गंडमाला बताया गया है। फिर आता है आपका माजधरा। तो माजधरा का जो प्रमाण है वो दो व्रीहि है। स्थान अर्स, भगंदर व विद्रथी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और सुश्रुत अनुसार कुछ प्रमुख क्षुद्र रोगों का लक्षण यहाँ पे बताया गया है। तो प्रमुख जो क्षुद्र रोग हैं उसके लक्षण हैं, जैसे कि अजगल्लिका। अजगल्लिका में जो दोष होता है, वात कफ दोष होता है। आकार जो है मूंग प्रमाण की ग्रंथि होते हैं। इसका लक्षण क्या है? तो स्निग्ध, ग्रंथित, वेदना रहित, बालकों में होने वाली पीड़िका। ये क्या है? आपका अजगल्लिका का लक्षण है। नेक्स्ट है अंधहर्जी। तो अंधहर्जी का जो दोष होता है वो वात कफज दोष होते हैं। आकार जो है वो मंडल या गोलाकार होता है। तो अजगल्लिका का जो आकार है वो मंडल या गोलाकार होता है। लक्षण जो है घन, मुख रहित, उन्नत, अल्प पूय वाली पिंडिका होती है। तो घन, मुख रहित, उन्नत, अल्प पूय वाली पिंडिका होती है। फिर नेक्स्ट है आपका कच्छापिका। तो कच्छापिका का जो दोष होता है वात कफज दोष होता है। आकार जो है कच्छोपोन्नत होता है। तो कच्छोपोन्नत होता है। लक्षण जो है वो 5 या 6 दारुण ग्रंथियां होती है। तो 5 या 6 दारुण ग्रंथियां होती है। नेक्स्ट है पंसिका। तो पंसिका में जो दोष होता है वात कफज दोष होता है। आकार जो है वो शालुकवत होता है। तो पंसिका में जो दोष होता है वात कफज होता है। आकार शालुकवत होता है। लक्षण है कानों, पीठ पर उग्र रुजा वाली पिंडिका होती है। फिर नेक्स्ट है पद्मिनी कंटक। तो पद्मिनी कंटक में वात कफज दोष होता है। आकार पद्मिनी कंटक प्रत्याख्य बताए गए हैं। लक्षण जो है वृत्त, कंडुयुक्त तथा पांडुरंग के मंडल होते हैं। तो वृत्त, कंडुयुक्त व पांडुरंग के मंडल होते हैं। नेक्स्ट है आपका मुख दूषिका। तो मुख दूषिका का जो दोष होते हैं वात कफ व रक्त होता है। तो वात कफ व रक्त होता है मुख दूषिका में। इसके बारे में बात करें तो इसका आकार कैसा होता है? तो शाल्मली कंटक प्रत्याख्य बताया गया है। तो शाल्मली कंटक प्रत्याख्य ये क्या है? इसका आकार बताया गया है। लक्षण के विषय में बात करें तो कफ मारुत शोणितः, जयंती पिंडिका, यून वस्त्रे, मुख दूषिका। तो कफ मारुत शोणिता, जयंती पिंडिका, यूना वस्त्रे या मुख दूषिका, ये यहाँ पे लक्षण बताया गया। नेक्स्ट है आपका विवृता। तो विवृता में जो है पित्त दोष होते हैं। कैसा इसका बताया गया है? तो पक्वदुम्बर सन्निभा बताया गया है। ठीक है, बात करें विवृता, खुले मुख वाली होती है, महादाह एवं परिमंडल पिंडिका होती है। नेक्स्ट है कक्षा। तो कक्षा में पित्त दोष होते हैं, यह आकार का होता है। बाहु, पार्श्व, अंश कक्षा में उत्पन्न वेदना युक्त कृष्ण स्फोट होते हैं। नेक्स्ट है इंद्रवृद्धा। तो इंद्रवृद्धा में जो है वात पित्त दोष होते हैं। स्वरूप के स्वतः पद्म पुष्पवत होते हैं। मध्य में छोटी छोटी फुंसियों से व्याप्त पिंडिका होती है। फिर है विदारिका। विदारिका में त्रिदोष होते हैं। विदारी कंदवत होता है। कक्षा और वक्षण संधि में होने वाली वृत्त और रक्त वर्ण की पिंडिका होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है 50 नंबर का वो यहाँ पे फिनिश हो गया है। ठीक है, तो ये पूरे आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं जो हमने क्षुद्र रोग देखा वहाँ पे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यूएशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।